माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजिशा। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको नया टॉपिक शुरू कराया था, अवलोकन पद्धति। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको अवलोकन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं बता दी थी और उसके बाद मैं आपको अवलोकन के प्रकार बता रही थी, जिसमें मैंने आपको अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकार बताए थे: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन के बारे में लास्ट क्लास में मैंने विस्तार से बता दिया है। आज मैं असहभागी अवलोकन से इस लेक्चर को शुरू करने जा रही हूँ। असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह में भाग नहीं लेता है। वह समुदाय में उपस्थित तो रहता है, किंतु समुदाय की क्रियाओं और व्यवहारों में हिस्सा नहीं लेता है। समुदाय की क्रियाओं में ना भाग लेते हुए भी वह समुदाय का गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह समुदाय का निष्पक्ष और स्वतंत्र अध्ययन करता है। असहभागी अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। अवलोकनकर्ता तटस्थ दर्शक की भांति समुदाय की घटनाओं का परीक्षण करता है। अवलोकन में वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। समुदाय के बाहरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और ये अध्ययन अत्यंत सावधानी, जागरूक और सतर्कता से किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता लाने का अवलोकनकर्ता प्रयास करता है। समूह की क्रियाओं में, व्यवहारों में शोधकर्ता भाग नहीं लेता है। असहभागी अवलोकन की उपयोगिता: भ्रम जो उत्पन्न हो जाता है, भ्रमता का निवारण। इस पद्धति की मौलिक उपयोगिता ये है कि इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच प्रश्नों उत्तर प्रणाली से जो भ्रम उत्पन्न होते हैं उसका निवारण हो जाता है। इस पद्धति में प्रश्नों को समझने की कठिनाई से उत्तरदाता बच सकता है या बच जाता है। अनुसंधानकर्ता समुदाय से दूर रहकर घटनाओं का अध्ययन करता है। विश्वसनीय सूचनाएं: असहभागी अवलोकन के द्वारा पूर्ण और सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इसमें विश्वसनीयता का समावेश अधिक होता है। निष्पक्षता: असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समुदाय से दूर रहता है, इसलिए उसके मन में समुदाय के प्रति किसी प्रकार को कोई राग द्वेष नहीं रहता, इसलिए वह समुदाय का अध्ययन निष्पक्ष करता है। आदर और सहयोग: अनुसंधानकर्ता समुदाय के व्यवहारों में, क्रियाओं में भाग नहीं लेता। निष्पक्ष दृष्टिकोण उसमें विकसित हो जाता है, इसीलिए उसे समुदाय में अधिक आदर और सहयोग प्राप्त होता है। कम खर्चीली पद्धति है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता को वहाँ उनकी क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता और ना ही वहाँ रहना पड़ता है। असहभागी अवलोकन की सीमाओं को भी जान लीजिए। अवलोकनकर्ता का दृष्टिकोण: असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता दूर से घटनाओं का अवलोकन करता है। इन घटनाओं की व्याख्या वह अपने दृष्टिकोण से करता है। इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि वास्तविकता समाप्त हो जाए। विशुद्ध असहभागिता असंभव: गुडे और हंट ने लिखा है कि पूर्ण असहभागिता संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनुसंधानकर्ता के लिए समुदाय से पृथक अलग रहना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। अस्वाभाविक और शंका: जब अनुसंधानकर्ता निरंतर समूह से दूर रहता है तो उसके प्रति सूचनादाताओं के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है और उस समूह का सहयोग उसे नहीं मिल पाता। इससे वह अपने व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं रख पाता है और अध्ययन में वास्तविकता समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको अर्ध सहभागी अवलोकन, जो कि अनियंत्रित अवलोकन का तीसरा प्रकार है, उसे बताने जा रही हूँ। सरल या अनियंत्रित अवलोकन का तीसरा प्रकार अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। समुदाय के अध्ययन में ना तो पूर्ण रूप से भाग लेना ही संभव है, ना ही पूरी तरह से समुदाय से अलग रहना ही संभव है। इन दोनों माध्यमों से पूर्ण अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसके लिए तीसरा साधन वह है कि कुछ परिस्थितियों में समुदाय के जीवन में भाग लिया जाए और कुछ में भाग ना लिया जाए।
इस पद्धति को अर्ध सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। समाज इतना जटिल है कि उसका अध्ययन ना तो उसमें भाग लेकर ही कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से पृथक या दूर रहकर ही कर सकते हैं। इसलिए अर्ध तटस्थ की स्थिति बनाकर ही समाज का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार के अवलोकन के द्वारा हमें सहभागिक और अर्ध सहभागिक दोनों प्रकार की प्रणालियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। गुडे एवं हंट ने लिखा है कि व्यक्ति को किसी एक यानी सहभागी अथवा असहभागी को रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अनियंत्रित अवलोकन के लाभ। समाज गतिशील है। इस गतिशीलता के कारण मानव व्यवहारों की गतिशीलता स्वाभाविक है। बदलते हुए व्यवहारों का अध्ययन अनियंत्रित अवलोकन के माध्यम से ही संभव है। दूसरा, अनियंत्रित अवलोकन से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। तीसरा, अनियंत्रित अवलोकन से अवलोकनकर्ता घटनाओं को उसके वास्तविक और प्राकृतिक स्वरूप में देखने का प्रयास करता है। नियंत्रित अवलोकन पद्धति द्वारा अनुसंधानकर्ता अध्ययन सामग्री को प्रभावित नहीं कर पाता है। अंतिम लाभ या विषय बताने जा रही हूँ। मानव व्यवहार नियंत्रण से परे है। उसका अध्ययन अनियंत्रित पद्धति के द्वारा ही हो सकता है। अनियंत्रित अवलोकन के लाभ हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं को भी जान लीजिए। इस अनियंत्रित अवलोकन में अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण ना होने से मनमानी करता है। अध्ययन सामग्री में विश्वसनीयता का अभाव होता है। दूसरा, अनुसंधानकर्ता नियंत्रण से परे है तो कई बार अनावश्यक सामग्री को संग्रहित कर लेता है। तीसरा, अनुसंधानकर्ता में समस्या से संबंधित ज्ञान के अभाव के कारण जो निष्कर्ष निकलते हैं वे त्रुटिपूर्ण होते हैं। चौथा, इसमें अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात की आने की भी अध्ययन में संभावना रहती है। चलिए अब हम अवलोकन पद्धति का दूसरा प्रकार जानेंगे, नियंत्रित अवलोकन। दूसरा प्रकार नियंत्रित अवलोकन है। इसे व्यवस्थित अवलोकन भी कहा जाता है। ये वह अवलोकन है जिसमें सामाजिक घटना और अवलोकनकर्ता दोनों को नियंत्रित कर दिया जाता है। इस पद्धति का विकास अनियंत्रित अवलोकन के बाद हुआ। इसमें अनुसंधान कर्ता अध्ययन की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं कर सकता, साथ ही वह अध्ययन के विषय को भी परिवर्तित कर सकता है। नियंत्रित अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें भी जानिए। इसमें अवलोकन की जाने वाली विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। अवलोकन के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना है इसका चुनाव किया जाता है और कुछ आधारों पर अवलोकन की इकाइयों को प्रभावित किया जाता है। और ये आधार हैं स्थान के आधार पर, समय के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर। इसकी एक और विशेषता भी है, परिशुद्धता के लिए मशीनों आदि का भी उपयोग किया जाता है, जैसे टेप रिकॉर्डर, कैमरा, अनुसूची आदि। और अंतिम विशेषता है, आवश्यक सूचनाओं को लिख लिया जाता है। नियंत्रित अवलोकन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार घटना पर नियंत्रण बताने जा रही हूँ। नियंत्रित अवलोकन का ये पहला प्रकार जिसमें घटना पर नियंत्रण किया जाता है। इसे सामाजिक प्रयोग की पद्धति के रूप में भी जाना जा सकता है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्री फिजिक्स में अपनी घटनाओं का प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्री भी सामाजिक घटनाओं का प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं। इस पद्धति के अनुसार सामाजिक घटनाओं को एक निश्चित दशा में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार सामाजिक घटनाएं कृत्रिम रूप से में घटित की जाती हैं और उन पर प्रयोग किया जाता है। यद्यपि पूरी तरह से घटनाओं पर नियंत्रण रखना और फिर उन पर प्रयोग करना कठिन है, फिर भी इस ओर समाजशास्त्री प्रयत्नशील है, अग्रसर है। इसमें सामाजिक घटना को नियंत्रित किया जाता है। अवलोकन नियंत्रण से परे रहता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, ये दूसरा प्रकार अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नियंत्रित अवलोकन का। नियंत्रित अवलोकन का ये दूसरा प्रकार जिसमें
सामाजिक घटनाओं के अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इस प्रकार की है कि उस पर नियंत्रण रखना अत्यंत ही कठिन और मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता पर ही नियंत्रण रखा जाता है। ये नियंत्रण इसलिए रखा जाता है जाता है सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी है, क्योंकि उन पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते। अवलोकनकर्ता समुदाय के प्रभाव में आकर पक्षपात ना करे, इसलिए अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। और नियंत्रण रखने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के जो साधन हैं उन्हें बताने जा रही हूँ। अवलोकन की विस्तृत योजना बनाकर और क्षेत्र के बारे में विस्तृत नोट तैयार करके। दूसरा, अनुसूची और प्रभाव का प्रयोग करके। तीसरा, ये निश्चित करके कि समुदाय के कितने और किस प्रकार के फोटो लिए जाएंगे। चौथा, मानचित्र का प्रयोग करके। पांचवा, समाज मिति के पैमानों का प्रयोग करके जिससे सामाजिक जीवन के विभिन्न कारकों की माप की जा सके। छठा, डायरी, कैमरा, सिनेमा, फिल्म आदि का प्रयोग करके। अब मैं अवलोकन पद्धति का तीसरा प्रकार आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, समूह अवलोकन। समूह अवलोकन में अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है वह अवलोकन है। सामाजिक घटना का अवलोकन एक समूह की पद्धतियों का समावेश रहता है द्वारा किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार किसी भी एक सामाजिक घटना का अवलोकन अनेक अनुसंधानकर्ता करते हैं और अपनी लिखित सामग्री को इस संबंध के केंद्रीय स्थान को भेजते हैं, जहां सभी शोधकर्ताओं के द्वारा भेजी गई सामग्री का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। विभिन्नता के होने पर पुनः अवलोकन किया जाता है और सही कारकों की खोज की जाती है। अभी मैंने आपको समूह अवलोकन के बारे में बताया। अब मैं आपको अवलोकन पद्धति की उपयोगिता के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है ये। सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी पद्धति है ये। इसी से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में ये अत्यंत ही उपयोगी है। दूसरा, अन्य पद्धतियों की तुलना में ये सबसे अधिक सरल है। इसमें किसी घटना को नेत्रों की सहायता से जांचा पड़ताला जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। तीसरा बता रही हूँ इसकी उपयोगिता, प्राथमिक पद्धति है ये सभी पद्धतियों से प्राथमिक भी है। मानव आदिकाल से लेकर देखकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता रहा है। मानव स्वभाव में भी इस पद्धति को अपनाया जाता है। चौथा, ये विश्वसनीय पद्धति है। अवलोकन पद्धति अत्यधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें स्वयं देखकर सामाजिक घटनाओं के बारे में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। पांचवा, सत्यापन योग्य पद्धति है। अवलोकन पद्धति के द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसकी पुनः जांच की जा सकती है। अन्य पद्धतियों में इस प्रकार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। अंतिम उपयोगिता, उपकल्पना के निर्माण में सहायक है। अवलोकन के आधार पर ही उपकल्पना का निर्माण होता है। जो घटनाएं हमारे चारों तरफ होती हैं उसी को देखकर अनेक तथ्य सामने आते हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा के कारण नवीन उपकल्पनाओं का जन्म होता है। श्रीमती यंग ने लिखा है, जब हमारे नेत्र किसी अध्ययन के दृष्टिकोण तथा प्रकल्पनाओं के प्रारंभिक नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाते हैं तो देखना अत्यधिक अर्थपूर्ण होता है। इस विशेष श्रेणी को देखकर अपनी उपकल्पनाओं की जांच करते हैं।
अभी आपको मैंने उपयोगिता के बारे में बताया, लेकिन अवलोकन पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। विश्वसनीयता का अभाव। अवलोकन पद्धति में अनुसंधानकर्ता घटनाओं को देखकर सूचनाएं एकत्रित करता है। वह सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं के प्रति पक्षपात का दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे तथ्य अविश्वसनीय हो जाते हैं। दोषपूर्ण अवलोकन। दोषपूर्ण अवलोकन से तात्पर्य है नेत्रों द्वारा अवलोकन किया जाता है। नेत्र सभी प्रकार की घटनाओं को समान दृष्टि से देखते हैं। अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनका निष्पक्षता से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के व्यवहार, स्नेह और लगाव का भी अवलोकन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनेक कारणों से अवलोकन दोषपूर्ण हो जाता है। व्यवहारों की कृत्रिमता। अधिकांशतः ऐसा पाया जाता है कि जब व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है तो अपने वास्तविक व्यवहार का वे त्याग कर देते हैं और बनावटी व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए वास्तविकता या यथार्थता का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। अव्यवस्थित अवलोकन। वैज्ञानिक अवलोकन को भी वैज्ञानिक प्रणालियों होती हैं। अनेक बार इन प्रणालियों का प्रयोग न करके अव्यवस्थित ढंग से शोधकर्ता अवलोकन करता है। इस प्रकार जो सामग्री प्राप्त होती है उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपर्याप्त घटनाएं। कभी कभी घटनाओं का कम अवलोकन किया जाता है तो उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं और वह निष्कर्ष विश्वसनीयता का उनमें अभाव होता है। अवलोकनकर्ता की अभिमति। अवलोकनकर्ता की अपनी जो रुचियां हैं, धारणाएं हैं, विश्वास हैं, मूल्य हैं, विचार हैं, भी तटस्थता को समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार अध्ययन अविश्वसनीय हो सकता है। अवलोकन पद्धति की अभी मैंने आपको सीमाएं बताई। थैंक यू।